शिक्षा की देवी जो बहुजन समाज है वो माता सावित्रीबाई फुले मानता है, जबकि हिंदू समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो क्यों मानता है और आप लोग सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी क्यों मानते हैं? देखिए, हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो ज्योतिबा फुले दादा का नमस्कार, मैं एसबी सागर TVN 20 न्यूज से। आज बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जन्म दिवस मनाया गया और जानना चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, उन्होंने इस समाज के लिए क्या काम किया और माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। तो इस बारे में जो समिति है, सामाजिक न्याय संगठन है, ये बरेली में बड़े स्तर पर काम कर रहा है और ये संगठन का उद्देश्य है कि समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाया जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। बार बार ये एजेंडा घूम घूम के हर चुनाव में आता है कि आखिर इस समाज को कैसे उत्थान किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले माननीय महोदय जी से बात करते हैं। आदरणीय महोदय, सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। क्या नाम था आपका? मैं डॉक्टर BR बुद्धप्रिय जी से बात करते हैं। सर, यहाँ पर 197वें जन्म दिवस मनाया गया महात्मा ज्योतिबा फुले, देश की शांति। अंग्रेज उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता कहते थे, उनके बारे में सबसे पहले बताइए कि उन्होंने इस शिक्षा का जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, जो मनुवाद ये पिछले जमाने में, कि आखिर जो शूद्र कम्युनिटी के लोग थे उनको पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता था? आपका सवाल बड़ा वाजिब है सुशील जी। देखिए, 5000 वर्ष की ये भारत की व्यवस्था रही है और उस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में केवल ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था। सबसे निचले पायदान पर जो शूद्र वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। उस व्यवस्था के खिलाफ जब भारत में शिक्षा का कमीशन आया 1882 में, हंटर कमीशन जी, तो वो ड्यूक ऑफ इंग्लैंड से आया। तो उस ड्यूक ऑफ इंग्लैंड के सामने से ज्योतिबा फुले ने प्रस्ताव रखा कि यदि भारत के शूद्र पढ़ेंगे लिखे नहीं तो क्या उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ पता है, और यदि नहीं पता है तो भारत में शूद्रों को पढ़ने की व्यवस्था करवाइए और इंग्लैंड में जाकर के अपनी माताजी से बताइए कि भारत में दलितों की, शूद्रों की स्थिति क्या है। शूद्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शूद्र का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण मनुस्मृति शूद्र को क्या डिफाइन करती है? देखिए, मनुस्मृति से ही शूद्र शब्द की उत्पत्ति है और मनु ने ही जो है उसमें 4 वर्ण बनाए, उसमें से शूद्र वर्ण बनाया, चौथा वर्ण। लेकिन जो कामगार वर्ग था, जो वैज्ञानिक वर्ग था, जैसे प्रजापति लोग बर्तन बनाने का काम करते थे, वैज्ञानिक काम करते थे। ठठेरा बर्तन बनाने का काम करता था। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, चमार, ये सब लोग जो है वैज्ञानिक तरीके से काम करने इस चीज का चलन कब से हुआ? ये वर्ण व्यवस्था से पहले हुआ ना। वर्ण व्यवस्था कब बनी, कुछ अंदाज? नहीं, वर्ण व्यवस्था कब नहीं, इसका कोई अंदाज। ऐसा मानना है कि बृहद्रथ मौर्य के बाद जितने लोग थे नागवंशी थे, और नागवंशी लोगों को जब यहाँ पर मनुस्मृति लागू हुई तो मार मार कर उन्हें हिंदू बनाया गया और हिंदू बनाने के बाद 85,000 बौद्ध मठ थे, उनको नष्ट कर दिया गया। असली बात तो ये है। अब मुझे ये बताइए कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज के लिए क्या काम किया? महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज के लिए जो सबसे पहला बढ़िया काम किया वो शिक्षा के क्षेत्र में किया। उन्होंने अपने परिवार से बगावत की और अपने पत्नी के साथ मिल करके उन्होंने सबसे पहले जो बालिकाओं को पढ़ने का एक विद्यालय खोला, वो कलकत्ता में खोला। मिशनरी स्कूल से वो पढ़े हुए थे तो वहाँ उनको संसाधन मिल गया। गुलामगिरी में क्या लिखा है, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। गुलामगिरी में जो 1873 में दादा ज्योतिबा फुले ने लिखा है और उसकी प्रस्तावना जो इंग्लिश में लिखा है। दादा ज्योतिबा फुले केवल 8th क्लास तक इंग्लिश में पढ़े हुए थे और उन्होंने प्रस्तावना उसकी इंग्लिश में लिखी है। इंग्लिश में लिखने के बाद वो जो गुलामगिरी में लिखे हैं, वह आडंबर ढकोसला रूढ़िवाद पाखंड से यदि दूर नहीं होंगे तो मानव का कल्याण संभव नहीं है, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनका भी कल्याण संभव नहीं है। ज्योतिबा फुले पर तथागत बुद्ध के चिंतन और दर्शन का सीधा प्रभाव था, इसलिए वो चाहते थे कि मानव कल्याण हो, शिक्षा का प्रसार हो। इसलिए वो दादा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया और उनका साहित्यिक पक्ष बहुत मजबूत है। उन्होंने सबसे पहले जो है गुलामगिरी लिखी, इसके बाद उन्होंने सत्सार लिखा, इसके बाद त्रिरत्न उन्होंने नाटक लिखा, ब्राह्मणों की साजिश लिखी, छत्रपति शिवाजी का जो है उन्होंने विशेषता लिखी, और सबसे बढ़िया जो महत्वपूर्ण चीज़ लिखी, किसान का कोड़ा। उन्होंने ये लिखा कि जो किसान सूदखोर के बीच में आकर के अपनी जान दे रहे हैं, यदि सूदखोरों से किसान बच जाएंगे तो मानव कल्याण वैसे ही संभव हो जाएगा। ये शूद्र काल के दौरान हमारी महिलाओं को
जो ब्राह्मण समाज के शूद्र जो अपर कास्ट लोग थे ये कपड़े नहीं पहनने देते थे, और कौन सा शासक आया जिनके दौरान उन्हें कपड़े पहनने के अधिकार मिला, और औरतों के आंचल को तोलकर वो टैक्स लेता था? कौन से समय की बात है? ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, ये आगे इनसे पूछ। शिक्षा की देवी जो बहुजन समाज है वो माता सावित्रीबाई फुले मानता है, जबकि हिंदू समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो सरस्वती को मानता है। क्यों मानता है? और आप लोग सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी क्यों मानते हैं? देखिए, हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो ज्योतिबाराव फूले दादा का जो साहित्यिक पक्ष है और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का जो प्रथम अध्यापिका होने का गौरव है, वो सिर्फ इसलिए है कि इन लोगों ने सबसे पहले इंग्लैंड, वहाँ से जो कमीशन आया था, हंटर कमीशन इंग्लैंड से, ड्यूक ऑफ इंग्लैंड, उनको कहा कि आप जो है शिक्षा में परिवर्तन लीजिए। शिक्षा में परिवर्तन करने के बाद ज्योतिबाराव फूले अपनी पत्नी के साथ सबसे पहले जो है उन्होंने 8 विद्यालय खोले लड़कियों के लिए। टोटल उन्होंने 18 विद्यालय खोले और बच्चियां पढ़ती थी, विधवाओं को उसमें पढ़ने की व्यवस्था थी। बहुजन साहित्य में लिखा है कि उनको शिक्षा के स्कूल खोलने के दौरान उनके पत्थर मारे। किन लोगों ने पत्थर मारे और क्यों मारे? देखिए, जिनको शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी और जिनका वर्चस्व समाप्त हो रहा था या जिनका अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा था, वो बार बार शिक्षा को रोक रहे थे, बाधित कर रहे थे। सावित्रीबाई फूले के ऊपर कांटे फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे कि वो शिक्षा जो है, जो निम्न तबका है, उनके साथ पास तक न जाए। लेकिन सावित्रीबाई फूले भी, ज्योतिबाराव फूले दादा ने उनको ऐसा टीचिंग दिया था, ऐसी शिक्षा दी थी कि तमाम तूफानों से, तमाम आंधी तूफानों से लड़ करके भी मजलूमों को, पसमानदाओं को, पिछड़ों को और डिप्रेस क्लास के लोगों को पढ़ने पढ़ाने का काम किया। और आज जो हम सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षिका या देवी तो नहीं हम मानते, लेकिन प्रथम शिक्षिका उनको जरूर मानते हैं कि उन्होंने ज्योति विद्या का प्रकाश देने का काम किया। धन्यवाद सर। यहाँ पर जो 157 महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस मनाया गया और उनके जीवन के बारे में कुछ नॉलेज बताइए सर। क्या नाम है आपका? महेश यादव। हाँ जी, बताइए सर। यादव जी, भाई उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया कि जब सबको शिक्षा मिलेगी तभी सबको ज्ञान मिला और तभी सब लोग विकास के रास्ते पे चलेंगे। तो यही उनका था सामाजिक न्याय, उनका एक बहुत बड़ा। सामाजिक न्याय क्या आज दिख रहा है? नहीं, सरकार उसमें दिनों दिन कटौती करती जा रही है और शिक्षा के द्वार बंद करती जा रही है और शिक्षा महंगी करती जा रही है, जिससे कि बाबा उनका ज्योतिबाराव फूले का सपना पूरा ना हो सके और हम लोग उसी स्थिति में पहुंच जाएं जैसे पहले नहीं पढ़ते थे। एक यादव जी थे, उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसी थी, क्या था उसमें? उन्होंने जो लिखे सच्ची रामायण, ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव लिखी कि आप सच्ची रामायण पढ़िए कि जो वास्तविक रामायण है वो उससे अलग है। क्या है? 97वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है बरेली में बहुत धूमधाम से। बताइए, उन्हें समाज शोधक कहते थे, उन्हें गुलामगिरी किताब लिखी। क्या जो शूद्र लोग थे क्या गुलाम थे? और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसे काम किए जो आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है? क्या नाम साहब? मैं ज्ञानेंद्र सिंह मौर्य। हाँ, मौर्य जी बताइए। गुलामगिरी में सामाजिक कुरीतियाँ जो थीं उस संबंध में ज्योतिबा फूले ने उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई। इस तरीके से जैसे कि विधवा होने पर केस कंपन होते थे, सती प्रथा नहीं, केस काटे जाते थे। ओके। तो उसका उन्होंने ज्योतिबा फूले ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर नाइयों का एक तरीके से उन्होंने संगठन बना दिया, जिसको कहते हैं कि पहली ट्रेड यूनियन ज्योतिबा फूले ने वहाँ पर बनाई। उनको संगठित कर दिया, केस कंपन नहीं करेंगे। तो पहले केस ट्रेड यूनियन के निर्माता ज्योतिबा फूले हैं। और बताइए, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, विषम परिस्थिति में इस समाज को, बहुजन समाज को और ऐसी समाज को आगे ले जाने के बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिनको उन्होंने ब्राह्मण सुरणकार से टक्कर ली। कुछ एक तृतीय रतन उनका एक नाटक है जी, उसमें एक प्रकरण है ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए, ब्राह्मणवाद पर चोट करने के लिए, ब्राह्मणवाद से लोग त्रस्त ना हों, इसके लिए उन्होंने उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था, वो कहता था मेरे घर में बड़ी परेशानी है, लोग बीमार रहते हैं, दिक्कत आ गई है, इसका निराकरण क्या होगा? तो ज्योतिबा फूले ने लिखा, उसमें बताया है कि वो ब्राह्मण के पास गया था वो व्यक्ति। ब्राह्मण ने कहा कि इसका निदान हो सकता है। निदान कैसे होगा? आपको पूजन कराना पड़ेगा। पूजन कैसे होगा? 51,000 रुपये खर्च होंगे, मैं पूजन कर दूंगा तो आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो उसने, जो परेशान व्यक्ति था, उसने कहा 51,000 रुपये तो नहीं है कि 21,000 रुपया खर्च कर दो। नीचे आ गया वो, 21,000 खर्च कर दो। तो कि इतने भी नहीं है मेरे पास। कि कितने हैं तुम्हारे पास? 10,000 रुपया हैं, 11,000 रुपये हैं? कि मेरे पास इतने भी नहीं है। होते होते हुए बात और नीचे आ गई और 125 रुपये पे आ गई। तो
तो पंडित जी बोले 125 रुपया तो खर्च कर सकते हो। उन्होंने कहा मेरे पास 1 कौड़ी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि शनि की कृपा जो है तुम्हारे ऊपर कैसे होगी जब तुम्हारे पास 1 कौड़ी नहीं है। फिर बाद में उन्हें ये कहना, पंडित जी खुद बोले कि जब 1 कौड़ी नहीं है तो जा, तू चला जा और शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये संदेश दिया धन्यवाद, था। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम था आपका? सुरेंद्र प्रजापति। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा लिखा लिखा, क्यों लिखा? सरकार ने उनको लिखने को मनोनीत नहीं किया। नहीं, क्या क्या परिस्थिति थी, सूत्रों के साथ क्यों लिखा गया? मैं और धर्म की बात नहीं करूंगा। सवाल फिर करेक्ट करिए। आपने कहा क्यों लिखा, हाँ। सवाल करेक्ट करिए। क्यों तो इसलिए लिखा कि उनको लिखने के लिए कहा गया। हाँ, नहीं। उस संविधान प्रारूप कमेटी के जो शूद्रों के साथ अत्याचार होता था, 4 वर्ण थे जो शूद्र थे, और जो आरक्षण देने का काम किया, जो पूना फैक्ट हुआ था, और जो क्या कहते हैं भीम कोरेगांव घटना हुई, ऐसी बहुत सारी घटना, जो दमन होता था, जो पेशवा सताता था, उनको एक कवच बनाया था। इसलिए संविधान आया और संविधान से आरक्षण मिला, और आरक्षण का मतलब था इंस्पायर, मोटिवेशनल। जो एक गांव में, एक शहर में अगर आईएएस बनता है तो एक को देखकर 1000। हाँ सर, बताइए संविधान के बारे में। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था तो जो उस समय कांग्रेस एंड कंपनी की सरकार बनी, उसके सामने बड़ी समस्या थी जी कि हमें अपने, क्योंकि अंग्रेजों की शर्त थी कि हम आपको आज़ाद करेंगे, उससे पहले आपका अपना संविधान होना चाहिए। बहुत बढ़िया, उससे पहले होने, तभी आज़ाद करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कांग्रेस एंड कंपनी ने अंबेडकर साहब से पहले 2 लोगों से ही संपर्क साधा जो विद्वान माने जाते थे, लेकिन उन दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए, हम संविधान नहीं तैयार कर सकते। जी जी, बहुत बढ़िया। मजबूरी में, हाँ, किन लोगों ने? नाम उनका नहीं याद है मेरे को। मजबूरी में डॉक्टर अंबेडकर को ये नियुक्त किया गया कि आप संविधान लिखिए। संविधान प्रारूप कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, और इनके अलावा 6 और मेंबर थे। 6 मेंबरों में से किसी ने अपनी कोई भी परिस्थितियां रही हो काम नहीं कर सके, सारा का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पे था। और अंबेडकर उस सारी व्यवस्था से पीड़ित थे, भुक्तभोगी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। इसलिए उन्हें जैसे ही मौका मिला, संविधान में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अलग अलग बात है, दबे कुचले में सब हो गए, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति। पहले पिछड़ी जाति में सभी आते थे, SC, ST, OBC सब। उस समय OBC नाम की कोई चीज़ थी नहीं। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, OBC नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती थी। बाबा साहब ने जब संविधान में धारा 340 में प्रावधान दिया OBC के लिए, आपको जानकारी होना चाहिए, बाबा साहब के साथ ये शर्त लिखी थी कि जो भी आप संविधान की धारा बनाएंगे, लिखेंगे, उसका अनुमोदन राजेंद्र प्रसाद जो उसमें प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। अगर ये सहमत नहीं होंगे तो वो बात नहीं रखी जाएगी। जब OBC के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, सरदार पटेल के पास जब ये बात पहुंची तो सरदार पटेल का एक सवाल था डॉक्टर साहब से कि OBC कौन लोग होते हैं। उस समय तक OBC नाम का कोई भी कैटेगरी नहीं थी। OBC वर्ड का जनरेट नहीं किया गया। ओके। तब बाबा साहब ने बात तो समझी, क्यों बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, पटेल साहब भी बैरिस्टर थे। एक विद्वान दूसरे की बात समझता है कि बात तो पटेल साहब सही कह रहे हैं। तब उन्होंने मजबूरी में ये लिखा धारा 340 के अंतर्गत कि भारत सरकार के राष्ट्रपति समय समय पर एक आयोग का गठन करेंगे जो देश भर का सर्वेक्षण करेगा और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को चिन्हित करके उनके OBC वर्ग बनाएगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत। यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले का धूमधाम से जन्मदिवस मनाया गया, 197वां। और साहब से बात करते हैं, पटेल साहब से, कि आप इस समाज को, जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे सामाजिक न्याय के प्रोधा, माली और बहुजन समाज के थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने तो समाज के लिए काम किया, उनको हम क्या संदेश देंगे? संदेश तो समाज को देने वाले। हाँ, समाज को संदेश ये है कि ज्योतिबा फुले साहब ने जो है वो लोगों के हित में काम किया। जो लोग प्रताड़ित थे समाज के कुछ एक वर्ग विशेष से, जो पाखंड और आडंबर फैलाए हुए थे, उन सबसे निकलने का, शिक्षित करने का सबसे पहला काम जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया। पहला शिक्षा का स्कूल भी उन्होंने, खासतौर से पुरुष वर्ग के से ज़्यादा कहीं हमारा महिला समाज जो है वो प्रताड़ित था। वो किसी भी वर्ग की हो, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था।
इस बात को मामला ज्योतिबा फूले जी ने समझा और समझने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया और शिक्षित करने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोले, जिससे कि हमारी बच्चियां जो घर की आधारशिला होती हैं वो शिक्षित हो सके। जब वो शिक्षित होंगी तो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।